नमस्कार, आप सुन रहे हैं अक्षर लोक। तो चलिए शुरू करते हैं मुसाफिर कैफ़े भाग 9। चंदन ने मसूरी पहुंचकर 2-3 होटल देखे। इस होटल के कमरे से बाहर पहाड़ सबसे अच्छा दिख रहा था। चंदन ने वो होटल फाइनल कर दिया। होटल वाले के पूछने पर कि कितने दिन के लिए कमरा चाहिए, चंदन कोई जवाब नहीं दे पाया। होटल वाले ने दोबारा पूछा कि कमरा कितने दिनों के लिए चाहिए। चंदन ने थोड़ा सोचकर बोल दिया कि उसका मसूरी रुकना काम पर डिपेंड करता है, फिर भी 1 हफ्ता तो लग ही जाना चाहिए। होटल के रजिस्टर में एंट्री करते हुए एड्रेस वाला कॉलम भरते हुए चंदन का पेन बहुत थोड़ा सा कांपा। पिन कोड के हर एक जीरो में छुपी हजारों यादें थोड़ी लड़खड़ा गई। चंदन के कमरे में पहुंचते ही बिस्तर ने उठकर उसको गले लगा लिया। नींद उसका सिर सहलाने लगी। कंबल ने उसको ओढ़ लिया। कमरे के बाहर दिन शाम के साथ घुलकर रात को बुला रहा था। तारे टूट टूट कर रात का अधूरापन भरने लगे। आवाज़ें झींगुर हो गई। सब कुछ ठहर रहा था। करीब 10 घंटे सोने के बाद चंदन की नींद सुबह करीब 7 बजे खुली। घर से निकलने के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि चंदन इतनी गहरी नींद सोया हो। शहरों की नाप तौल वहाँ रहने वाले लोगों की नींद से करनी चाहिए। शहर छोटा या बड़ा, वहाँ रहने वालों की नींद से होता है। ठिकाना तो कोई भी शहर दे देता है, गहरी नींद कम शहर दे पाते हैं। सुबह उठने के बाद चंदन इतना शांत था जैसे 10 घंटे की नींद के बाद नहीं, 10 घंटे के मेडिटेशन के बाद उठा हो। चंदन को कभी सुबह उठने की आदत नहीं थी। जो सुबह जल्दी नहीं उठते, वो किसी दिन गलती से जल्दी उठ जाते हैं तो उन्हें लगने लगता है सुबह इतनी अच्छी होती है, रोज़ ही सुबह उठना चाहिए। चंदन को भी सुबह देखकर लगा कि अभी तक वो ना जाने कितनी सुबहों का नुकसान कर चुका है। चंदन ने अपना जैकेट पहना और मसूरी टहलने के लिए निकल गया। दुनिया की तमाम चीज़ों में से जिनका आप भरोसा नहीं कर सकते, उनमें से एक मसूरी का मौसम भी है। कब मौसम साफ हो जाए और कब एकदम से धुआं हो जाएं, पता ही नहीं चलता। रोज की तरह दुनिया धीरे धीरे शुरू हो रही थी, ठीक वैसे जैसे आज दुनिया का पहला दिन हो। बच्चे स्कूल जा रहे थे, चाय की दुकानें अभी खुल ही रही थी। कुछ बच्चे, बूढ़े, जवान अभी शेप और साइज के लोग टहल रहे थे। कुछ बूढ़े इतनी जल्दी जल्दी टहल रहे थे कि जैसे ऐसे ही टहलते टहलते एक दिन जवान हो जाएंगे। कुछ अंकल आंटी लोग वहीं बेंच पर बैठकर अनुलोम विलोम कर रहे थे। उधर चाय की दुकान के पास कुछ लोग अखबार पर आग गड़ाए हुए थे। अपनी शादी की सालों की लंबाई के हिसाब से सड़कों पर दिखने वाले कपल्स के बीच की दूरी नापी जा सकती थी। थोड़ा ही आगे चलने पर चंदन को हनीमून इन होटल दिखा। होटल देखकर सुधा की याद आई। फिर सुधा की बात की याद भी, फिर सुधा के साथ बिताया टाइम, फिर सुधा की जिद भी याद हो आई। और सड़क पर खड़े खड़े एक ही मिनट में चंदन हनीमून इन के सामने फिर से एक बार अकेला हो गया। अगली चाय की टपरी पर जाकर चंदन चाय लेकर चाय के गिलास की गर्माहट को हल्के हल्के महसूस कर रहा था। चंदन के हाथ का जितना हिस्सा चाय के प्याले की गर्माहट को छू रहा था, उतने हिस्से को सुधा की याद आ रही थी। यादें सिर पे मंडराने वाले मच्छरों के झुंड की तरह होती है। कहीं भी भाग जाओ, वो सिर पे घेरा बनाकर भिनभिनाने लगती है। मसूरी का एक चक्कर लगाने के बाद चंदन लौट ही रहा था कि पम्मी ट्रैवल की दुकान दिखाई पड़ी। दुकान बाहर से कोई भी नॉर्मल टूर एंड ट्रैवल की दुकान लग रही थी। वह ये सोचकर दुकान को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया कि अगर पम्मी से मिलने गया तो वो सोचेगी कि बड़ा चेप टाइप है, एक ही दुकान में दुकान ढूंढकर मिलने भी आ गया। चंदन को मसूरी की ठंड और ठंड में मिले हुए कोहरे को महसूस करते हुए पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे बीत गए। चंदन को मुंबई के ट्रैफिक की इतनी आदत हो चुकी थी कि मसूरी की सड़कें उसको गोद जैसी लगी। मुंबई की सड़कों पर सुकून नहीं था और मसूरी की हर एक चीज़ में उसको सुकून दिख रहा था। ऐसा शायद वहाँ रहने वाले के साथ ना होता हो, लेकिन चंदन की आंखों में अभी भी
मुंबई की सड़कों की बेचैनी अटकी हुई थी। हम सभी का अपना एक फेवरेट शहर होता है जहां हम रिटायर होने के बाद रहना चाहते हैं। कमाल की बात है कि हम उस शहर का पता जानने के बाद भी कभी वहां पहुंच नहीं पाते। अगर ज़िंदगी के पते पर पहुंचना इतना आसान होता तो ज़िंदगी की औकात 2 नंबर के जीके सवाल भर की होती। आगे बढ़कर चंदर किताब की एक दुकान पर पहुंचा। दुकान पर किताब ढूंढते-ढूंढते चंदर को याद आया कि उसको किताब की दुकान पर जाकर घंटों किताब ढूंढना कितना पसंद था। कैसे वो किताब की दुकान पर घंटों टाइम बिता दिया करता था। कई बातें जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं वो हम पता नहीं कैसे एक दिन भूल जाते हैं। दुकान पर करीब वो 2 घंटे बिताने के बाद उसने कुल 8 से 10 किताबें खरीदी, जिसमें रस्किन बॉन्ड की 2 किताबें, मनोहर श्याम जोशी की टटा प्रोफेसर, अज्ञे की शेखर एक जीवनी, विनोद कुमार शुक्ल की दीवार में एक खिड़की रहती थी, भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा, धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता और सुरेंद्र वर्मा की मुझे चांद चाहिए थी। दुकानदार ने चंदर को इतनी किताबें खरीदते देख कुछ नई किताबें सजेस्ट किया, लेकिन चंदर ने दुकानदार की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। लोग कहते हैं कि किताबें दोस्त होती हैं। चंदर अपने कुछ पुराने दोस्त पाकर खुश था। असल में किताबें दोस्त तब बनती हैं जब हम सालों बाद उन्हें पहली बार की तरह छूते हैं। किताबें खोलकर अपनी पुरानी अंडरलाइंस को ढूंढ कर छूने की कोशिश करते हैं। किसी को समझना हो तो उसकी सेल्फी में लगी किताबों को देख लेना चाहिए। किसी की आत्मा समझनी हो तो उन किताबों में लगी अंडरलाइन को पढ़ना चाहिए। चंदर को किताबें खरीदने में करीब 11:30 बज गए। उसे अब थोड़ी थोड़ी भूख लगनी शुरू हो गई थी। वो किताब की दुकान के पास ही एक कैफ़े में जाकर बैठ गया। कैफ़े साइज में बड़ा था, लेकिन कैफ़े का मेनू छोटा सा था। मुश्किल से 3 से 4 टेबल। मेन्यू में बस 3-4 तरह के पराठे, 1-2 तरह के सैंडविच और चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, बस इतना ही मिलता था कैफ़े में। इक्का दुक्का टूरिस्ट बीच बीच में आलू, गोभी, पनीर के पराठे खाने आते रहते। चंदन ने पराठे और चाय ऑर्डर करके किताबें पलटना शुरू कर दिया था। किताब पलटते पलटते करीब 1 घंटा बीत गया। शहर छोटा हो तो दिन बड़े हो जाते हैं। चंदर आराम से किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। शेखर एक जीवनी को पलटते हुए उसको अपनी जान पहचान की एक पुरानी लाइन मिली। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी न रहे। इस लाइन को पढ़कर चंदन ने किताब के पन्ने को सहलाया और किताब के पन्ने ने वापस चंदन को सहलाया। ये लाइन कहीं खो न जाए इसलिए चंदन ने काउंटर वाले लड़के से पेन मांगा और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा कि उसको अगर अपनी किताब लिखनी हो तो उसका एंड वो क्या लिखेगा। ऐसा कुछ तो उसने किया नहीं है। उसकी कहानी में ऐसा अलग क्या है जो वो बैठ के किसी को सुना पाए। ये सोचकर चंदर को पहली बार अपने ऊपर पोक तो हुई। किताबें मज़ा देती हैं और अच्छी किताबें मज़े मज़े में पता नहीं कब बेचैनी दे देती हैं। चंदर पहली बार अपनी ज़िंदगी के बारे में किताब की तरह सोच रहा था। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी उसे समझ नहीं आया कि उसकी कहानी का एंड क्या है, उसको पहुंचना कहाँ है, वो करना क्या चाहता है। सुधा अगर शादी के लिए मान जाती तो क्या वो एंड होता? सुधा से बच्चे होते तो क्या होता? उसके बच्चे बड़ा होकर बहुत अच्छा काम करते, क्या वो एंड होता? ऑफिस में अपने दोस्तों जैसे 2-3 घर बुक करवा लेता, क्या वो एंड होता? शेयर में इन्वेस्ट करके लाखों कमा लेता, क्या वो एंड होता? अपनी ज़िंदगी के बारे में किताब की तरह सोचने में समझ में आता है कि हम रोज़ कैसी टुच्ची ज़िंदगी जीने के लिए मरे जा रहे हैं। किताब और ज़िंदगी में बस लॉजिक भर का फ़र्क होता है। किताबों का अंत लॉजिकल होता है, ज़िंदगी का नहीं होता। जो लोग ज़िंदगी लॉजिक से ढूंढते हैं उनके जवाब हमेशा गलत होते हैं। ये सब सोचते हुए उसे पहली बार ये ख्याल आया कि छुट्टियाँ क्यों इतनी ज़रूरी होती हैं। अपनी ज़िंदगी के बारे में किताब की तरह सोचने से कई सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। चंदर को बहुत ढूंढने पर भी अपनी ज़िंदगी का कोई लॉजिकल अंत नहीं मिलता।
उसने थक कर अपनी ज़िंदगी के अंत के बारे में सोचना बंद कर दिया और एक और चाय का ऑर्डर दे दिया। चाय की चुस्की में जैसे पुराने दिन घुले हुए होते हैं, हर एक चुस्की के साथ पुराने दिन उसके अंदर उतरकर उसको बेचैन करने लगे। अब सुधा से ज़्यादा उसको अपने होने वाले बच्चे की याद आती। सुधा हमेशा कहती थी, हमें केवल यादें याद नहीं आती, बल्कि सबसे ज़्यादा वो यादें याद आती हैं जो हम बना सकते थे। चंदर अपने मन में अपने बच्चे की शक्ल बनाने लगा। बच्चा किसके जैसे ज़्यादा दिखेगा? चंदर हमेशा से चाहता था कि जब भी बच्चा हो तो लड़की हो, क्योंकि बच्ची होने पर वो सुधा के बचपन की झलक देख पाता, छू पाता। ये सारी बातें उसको परेशान कर रही थी। तभी उसने देखा कि कैफ़े में पम्मी आई हुई है। पम्मी ने काउंटर पर बैठे लड़के से कुछ बात की। वो चाय बनाने को बोलकर जैसे ही घूमी, चंदर पर उसकी नज़र पड़ी। चंदर को देखकर पम्मी उसकी टेबल पर आई और इतनी सारी किताबें देखते ही बोली, तो इसलिए घर छोड़ा था? मुझे खुद नहीं पता किस लिए। तुम्हें क्या लगता है किस लिए छोड़ा होगा घर? इतनी सारी किताबें हैं तो किताबें पढ़ने के लिए छोड़ा होगा। किताबें पढ़ने के लिए घर छोड़ने वाले तुम दुनिया के पहले आदमी होगे। गुड आइडिया। दिन भर बैठकर बस किताब पढ़ना और चाय पीना, इतना हो जाए तो लाइफ सेट है। किताबें भी बहुत हो गई हैं और यादें भी। यादें तो इतनी हो गई हैं कि नई यादें बनाने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी वाली रिवाइज करके ही काम चल जाएगा। आजकल ब्रेकअप के बाद घर कौन छोड़ता है यार? ब्रेकअप के लिए नहीं छोड़ा, अपने पागलपन के लिए छोड़ा। क्या है पागलपन तुम्हारा? पता नहीं, ढूंढ रहा हूँ। कहाँ ढूंढ रहे हो? किताबों में? अपने आप में। आज घर छोड़े हुए 11 दिन हुए हैं, मिल जाएगा। खैर, तुम यहाँ कैसे? इस कैफ़े का मालिक कैफ़े को बेचना चाहता है। 1 बजे का टाइम दिया था, अभी तक आया नहीं। ये तो बहुत बड़ी जगह है। तुम भी कैफ़े चलाओगी या कुछ और प्लान है? बाय द वे, मैंने तुम्हारी शॉप देखी थी। तुम्हारा तो टूर एंड ट्रैवल का काम है, फिर कैफ़े क्यों? अरे, तो आए क्यों नहीं तुम? अपना पागलपन ढूंढने में बिजी था। खैर, तुम्हारा इस जगह को लेकर क्या प्लान है? पम्मी टूर एंड ट्रैवल की क्या कहानी है? तुम्हें मिल गया अपना पागलपन? बाप रे, इतने सवाल एक साथ। घर वाले इतने ही सवाल पूछते थे, इसलिए घर छोड़ दिया था। फिर एक एक करके बता दो। बस एक ही शौक है, मेरा घूमना फिरना। रुड़की में पैदा हुई, पढ़ने में सही थी मैं। वहीं आईआईटी रुड़की से मैंने बीटेक किया। मसूरी ट्रैक करने कई बार आई, बस इसमें मन लग गया। कॉलेज के बाद करीब 5 साल जॉब किया, कई कंट्री गई, खूब घूमे। जब इतने पैसे बच गए कि 1 साल काम चल जाएगा, तो ये शॉप ले ली। यहाँ इस कैफ़े में मेरा एक ट्रैवल कैफ़े खोलने का मन है। लोग आएँ, अपनी ट्रिप प्लान करें। होटल में वो फील नहीं आती। मैं चाहती थी ट्रैवलर्स यहाँ आकर रुक पाएँ कुछ दिन। मैं उनको ट्रैक पर लेके जाऊँ। कभी बाहर का टूर बने तो कोई नया देश, कोई नई जगह देखने जाऊँ, नए लोगों से मिलूँ, उनकी कहानियाँ सुनूँ। बस इतना सा पागलपन है। प्यार वार नहीं हुआ इस बीच? 2 बार हुआ, घनघोर वाला हुआ। लेकिन यार, मेरे से शादी वाला सेंटियापा बर्दाश्त नहीं होता। पम्मी के ये बोलते ही चंदर के सामने रखा खाली कप सुधा की याद से भर गया। तभी वहाँ कैफ़े का मालिक आ गया। पम्मी उससे बात करने के लिए दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गई। 15 से 20 मिनट तक उन्होंने कैफ़े को लेकर कुछ डिस्कस किया। इस बीच चंदर उठकर वहाँ से चल दिया। अपने कमरे में आकर चंदर ने किताब खोलकर रखी और किताब ने चंदर को पढ़ना शुरू कर दिया। अगले 3-4 दिन चंदर ने उसी कैफ़े में किताबें पढ़ते और चाय पराठे खाते बिता दिए। खरीदी हुई किताबों में से आधी किताबें चंदर ने पढ़ भी ली थी। पुरानी अंडरलाइन ने एक बार फिर से चंदर को ढूंढ लिया था। कैफ़े के बैरा अब उसको पहचानने लगे थे। मसूरी की सड़कों को अब चंदर अजनबी नहीं लगता। आते जाते होटल वाला चंदर को जगह बताता रहता। कई बार इंसिस्ट करके धीमे टोन में पूछता भी, सर, कोई भी इंतज़ाम करना होगा तो बता दीजिएगा, हमारे यहाँ सब इंतज़ाम रिजनेबल रेट पर हो जाता है। होटल वाला भी अब चंदर के लिए अजनबी नहीं था। वो चंदर को बार बार मोबाइल पर लड़कियों की फ़ोटो दिखाने की कोशिश करते हुए बताता रहता,
सर एक बार तो देख लीजिए, मुंबई की हीरोइन भूल जाएंगे। चंदर उसके इस ऑफर को हर बार मुस्कुराकर टाल दिया करता। इस बीच चंदर ने अपने घर पर बता दिया कि वो विपसेना के ध्यान शिविर में गया हुआ है। उसका फोन कुछ दिन बंद रहेगा, वो लोग परेशान ना हों। इस बीच चंदन ने सुधा को फोन करने की कोशिश नहीं की। गुस्सा जब चढ़ जाता है तो दुनिया को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गुस्सा जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो अपने आप को झेलना मुश्किल हो जाता है। कमाल की बात यह है कि हम अपने आप से चाहे जितना गुस्सा हो जाए, एक सुबह अपने आप सब सही हो जाता है। चंदर का अपने आप से गुस्सा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। चंदर का अपने आप को झेल पाना मसूरी ने थोड़ा आसान कर दिया था। जैसे जैसे किताबों के पन्ने पलटे जा रहे थे, वैसे ही अगला दिन अपने आप को पलटता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन टहलते हुए चंदर पम्मी की शॉप के बाहर से गुजरा और इस बार वो अंदर चला गया। तुम कैफ़े कब ले रही हो? उस कैफ़े में चाय के पैसे देना अच्छा नहीं लगता। काश ऐसा होता। कैफ़े की डील हो नहीं पा रही। क्यों? उसका ओनर 12 लाख रुपए बोल रहा है। कैफ़े तो बहुत अच्छा है। हाँ वही तो, मैं डील मिस नहीं करनी चाहती। ये सुनकर चंदर चुप हो गया। पम्मी ने चाय के लिए पूछा। चंदन ने चाय के लिए तुरंत हाँ किया। वो चाय को कभी मना कर ही नहीं पाता था। चंदन ने पम्मी से उसका कंप्यूटर यूज करने के लिए मांगा। चंदन ने अपना ईमेल चेक किया। मेल बॉक्स में दुनिया भर की मेल थी, डॉक्टर बत्रा से लेकर होम लोन तक, लेकिन सुधा का एक भी ईमेल नहीं था। मेल चेक करने के बाद चंदन ने एक कागज का टुकड़ा लेकर कुछ हिसाब किताब किया और बोला, कैफ़े वाली डील मिस मत करो। नहीं करना चाहती लेकिन क्या करूं? हालांकि मैंने टाइम ले रखा है। बैंक मुझे लोन देगा नहीं। एक बंदे से बात की है, वो बोल रहा है 2 लाख रुपए लेगा और 12 लाख का लोन अप्रूव करा देगा, लेकिन वो बंदा सही नहीं लग रहा है। कैफ़े चलोगी? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कैफ़े खरीदने जाना हो। कैफ़े खरीदने भर के पैसे थोड़े हैं मेरे पास, पराठे खिलाने भर के हैं। चलो चलते हैं, चलो। कैफ़े पहुंचकर चंदन ने गोभी के 2 पराठे ऑर्डर किए। कैफ़े में टेरेस के सामने पहाड़ दिखता था। टेरेस में थोड़ा सा आसमान, थोड़ा सा पहाड़ और थोड़ी सी धूप तीनों एक साथ झांक रहे थे। चंदन ने टेबल पर पड़ती हुई थोड़ी सी धूप को अपने हाथ पर मला और पम्मी से पूछा, क्या नाम सोचा था तुमने कैफ़े का? पम्मी कैफ़े एंड स्नैक्स तो नहीं सोचा था ना? नहीं यार, मुसाफिर कैफ़े सोचा था नाम। मुसाफिर कैफ़े क्यों? बस ऐसे ही, ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं है। बस जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो लगता है इस दुनिया में हम सब मुसाफिर ही तो हैं। इतनी सीरियस बातें भी करती हो तुम? करती नहीं हूँ, घूमने के बाद ये बात अच्छे से समझ आ गई। और क्या समझ आया? यही कि हम सबका हमारा फ्यूचर क्या है। क्या है हमारा फ्यूचर? मुझे भी बताओ। हम सब एक दिन या तो धुआं हो जाएंगे या मिट्टी। ये सुनकर सामने रखी चाय की प्याली ने उठकर पम्मी का मुंह चूम लिया। धूप ने बढ़कर पम्मी के चेहरों को छू लिया। पम्मी के माथे के कुछ बाल हवा चलने की खुशी में लहराकर धूप से खेलने लगे। उड़ते हुए बालों को अपनी याद से पकड़कर चंदर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया, जिस दुनिया में सुधा थी, घर की खिड़की थी, सुबह की धूप थी और चंदर था। चंदर सुधा के माथे को सहलाते हुए, उसके बालों से खेलते हुए, कान में फूंक कर नींद से उठाने की कोशिश कर रहा था। ए लड़की, अब उठ भी जाओ, रोज देर करती हो तुम। आंखें खुल नहीं रही है यार, चिपक गई हैं। रोज चिपक जाती हैं तुम्हारी आंखें। कभी आंखों में कोई सपना नहीं चिपकता। नींद टूट जाएगी, जाओ तुम। बस 5 मिनट और सोने दो। उठो, गंदे गंदे सपने देखना बंद करो, तुम समझी? अरे देखने दो, बहुत मस्त सपना चल रहा है। क्या है सपना? बताओ। अरे देखने दो तो पूरा, जितना हुआ है उतना ही बता दो यार। 2 मिनट सोने दो, जाओ चाय बनाओ तब तक। चाय बन चुकी है, उठो अब, सोने मत दो तुम। सपना टूट गया, लाओ चाय। सपना छूट गया या टूट गया? सपने टूटते कम हैं, छूटते ज़्यादा हैं। बहुत तेज चलते हैं सपने, इतने तेज कि याद ही नहीं रहता
सपना देखा क्यों था। खैर ये सब छोड़ो, चाय अच्छी बनाते हो तुम। सुबह थोड़ी सी तो तुम्हारी चाय की वजह से भी अच्छी हो जाती है। थैंक्स। थैंक्स बोलकर बात खराब मत किया करो। पहले भी कई बार कहा है, कभी कभी चुप रहना ही काफ़ी होता है। ठीक है यार, कभी हमारी शादी का सपना आया है तुम्हें? कई बार आया है। बस इसी बात का तो डर लगता है। डर किस बात का? मेरे सपने सच नहीं होते यार। तुम्हें नहीं आते सपने? आते हैं लेकिन याद नहीं रहते। तुम्हें पता है मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्यों? ये ऊपर रुका हुआ पंखा देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ, तो उसमें क्या है? क्योंकि शादी के बाद बिस्तर पर लेटने पर ऊपर पंखे की धूल दिखाई देती है, पंखे की हवा नहीं दिखाई देती। तुम पागल हो सुधा? हवा तो ऐसे भी नहीं दिखाई देती। हवा दिखती है। कैसे? प्यार दिखता है? नहीं, मेरा मतलब है हाँ दिखता है प्यार। प्यार भी हवा जैसा होता है, बस शुरू में धूल नहीं दिखती। उधर चंदर की यादों में सुधा उठी और इधर चंदर अपनी दूसरी दुनिया से फिर कैफे में लौट आया। पम्मी सामने टेरिस से खड़े होकर पहाड़ को देख रही थी। चंदर उठकर टेरिस तक गया और पम्मी को बोला, अच्छा नाम है, मुसाफिर कैफ़े। मेरे तो इतने सारे प्लान्स हैं कैफ़े को लेकर। यहाँ ऊपर में 4 से 5 कमरे बनवाती जहाँ लोग आकर रुकते। हर कमरे से पहाड़ दिखता। मैं कोई पैसे नहीं लेती उनसे। जो लोग आते वही खुद बनाते और खिलाते, अपनी कहानियाँ सुनाते। मैंने सोच लिया है कि इस कैफ़े में कभी पैसे देकर चाय नहीं पीऊँगा। मतलब ये कि जितने रुपए कम पड़ रहे हैं उतने तुम मुझसे ले लो और डील डन कर दो। तुम्हें अपना कुछ पता नहीं कि आगे लाइफ में क्या करना है और मुझे इतने रुपए देने की बात कर रहे हो। हाँ, इसलिए कर रहा हूँ, इससे पहले मेरा भूत उतर जाए। तुम डील डन कर दो। लेकिन तुम मुझे जानते भी नहीं हो सही से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मुझे भी तो सही से नहीं जानती। तुम अपने आप को अच्छे से जानती हो ना, वो काफ़ी है। क्यों चाहते हो ये कैफ़े? बस फ्री चाय पीने के लिए? कोई इतने रुपए थोड़े देता है। जब मैं कॉलेज में था और कोई पूछता था कि मैं लाइफ में सही में क्या चाहता हूँ, तो हमेशा एक जवाब आता था मेरे दिमाग में कि 40 साल की उम्र में रिटायर होकर किसी छोटी सी जगह पर एक किताबों की दुकान खोल लूँगा। कोई किताब खरीदने आए तो ठीक, नहीं भी आए तो दिन भर बैठकर चाय पीता रहूँगा, किताबें पढ़ता रहूँगा और आसपास के बच्चे को बुलाकर उन्हें दुनिया भर की कहानी सुनाता रहूँगा। बेसिकली आई वांटेड ए वर्ल्ड मेड अप ऑफ बुक्स, चाय, हिल्स एंड रेन्स। इससे ज़्यादा बड़ा कभी सोच ही नहीं पाता था। इस कैफ़े को देखकर मुझे बचपन का अपना वो जवाब याद आता है। इस कैफ़े में एक कोना किताबों का दिखता है मुझे। हाँ, बस एक फ़र्क है, 10 साल पहले रिटायर हो गया हूँ। एक कोने में किताबें तो रखने दोगी ना तुम? ये सुनकर पम्मी ने चंदर को अपने पास खींचकर गले लगा लिया और कान में फुसफुसाई, डील डन। सामने का पहाड़ थोड़ा सा खिसक कर आगे आ गया। पम्मी ने चंदर को गले लगा लिया। बैरा चंदर को देखकर मुस्कुरा दिया। चंदर गले लगे लगे पम्मी से बोला, इस खुशी में पराठा तो खिला दो, बहुत भूख लग रही है और कैफ़े की पार्टी चाहिए मुझे। जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो फैसले जल्दी ले लिया करते हैं। जिस दिन हमको ये समझ में आता है कि यहाँ हम में से किसी के पास ज़िंदगी के अलावा खोने को कुछ नहीं है, उस दिन हम अपनी ज़िंदगी के पहला कदम अपनी ओर चलते हैं। बाहर चलते चलते हम करीब करीब भूल ही चुके होते हैं कि हमारे अंदर भी एक दुनिया है। चंदन ने भी अपनी ओर चलने वाले इस फैसले को लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। कैफ़े से निकलकर चंदन और पम्मी टूर एंड ट्रैवल के ऑफिस गए। चंदन ने अपने अकाउंट का हिसाब किताब करके बता दिया कि रुपए 2 दिन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पम्मी को भी अभी यकीन नहीं था कि ऐसा सही में होने जा रहा है। उसने कैफ़े के ऑनर को 50,000 देकर डील कन्फर्म कर दी। फिर उसने अपनी नोटबुक खोलकर चंदर को मुसाफिर कैफ़े का पूरा नया लेआउट दिखाया। लेआउट में कैफ़े के ऊपर 3 से 4 कमरे एक तरफ थे और दूसरी तरफ 2 कमरे का एक अपार्टमेंट जैसा था, जिसकी करीब 500 स्क्वायर फीट की बालकनी थी जो सामने पहाड़ की ओर देखती थी।
कैफ़े के बीच से एक सीढ़ी ऊपर जा रही थी। लेआउट से ये कैफ़े जैसा नहीं, घर जैसा लगता था। पम्मी ने बताया कि उसने सोच रखा था कि वो यहाँ रहेगी। रोज़ सुबह अपनी बालकनी में बैठकर पहाड़ को देखते हुए आराम से चाय पिया करेगी, बारिश में भीगा करेगी, जाड़ों में शाम को बोनफायर करेगी और दारू पीकर लाइफ के बड़े बड़े फंडे झाड़ा करेगी। पम्मी का लाइफ को लेकर बड़ा ही सिंपल प्लान था। लाइफ को लेकर प्लान बड़े नहीं, सिंपल होने चाहिए। प्लान बहुत बड़े हो जाएं तो लाइफ के लिए जगह ही नहीं बचती। चंदर पम्मी की खुशी देखकर खुश था। वो सबसे पहली कॉल सुधा को करके बताना चाहता था कि उसने कैफ़े का थोड़ा सा हिस्सा खरीद लिया है। वो चाहता था कि सुधा वहाँ रहने आए। इस वक्त बस वो सुधा को वापस चाहता था। पहली बार उसको अपनी शादी वादी करके परफेक्ट लाइफ वाली जिद बहुत ही फालतू लगी। पम्मी ने चंदर को मसूरी क्लब में डिनर पर इनवाइट किया। चंदर मुसाफिर कैफ़े वाले लेआउट में अपना हिस्सा ढूंढने लगा।